अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा गया कि इंडिया जो गिलगित बल्तिस्तान की जो वेदर फोरकास्टिंग कर रहा है, ये एक इलीगल है। अगर यही बात है तो इंडिया को यूएन की करारदादों को नज़र में रखते हुए जो जम्मू कश्मीर है उसका भी फैसला करना चाहिए और उसको भी एक आज़ाद रियासत के तौर पे मानना चाहिए और उनके लोगों को भी अपनी मर्ज़ी से जीने का हक देना चाहिए, ना कि उन लोगों पे जो पिछले 65 सालों से जुल्म हो रहा है उसको बरकरार रखा जाए और ना ही उन लोगों को इतना टॉर्चर किया जाए कि वो अपनी आज़ादी को भूल जाएं, क्योंकि वो लोग पिछले 65 सालों से भी ज़्यादा अरसे तक अपनी आज़ादी के लिए लड़ते आ रहे हैं और कितनी माओ ने अपने बेटों की जानें भी कुर्बान की हैं। इसी तरह देखा जाए तो इंडिया की तरफ से एक बुज़दिलाना हरकत की जा रही है और कहा जा रहा है कि इससे पाकिस्तान को टॉर्चर किया जाएगा। सबसे पहली बात, जो ये वेदर फोरकास्टिंग करेंगे वो उनके अपने मुल्क में ही होगी, ना कि पाकिस्तान में, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, ना ही इससे पाकिस्तान की आवाम पे, ना ही पाकिस्तान की हुकूमत पे कोई फ़र्क पड़ना है। ये सारा वो अपनी आवाम को खुश करने के लिए कर रहे हैं कि देखिए गिलगित बल्तिस्तान हमारा इलाका है, हम ही उसकी फोरकास्टिंग कर रहे हैं। और ना ही इन जैसे छोटे मोटे चौंचलों से पाकिस्तान की सेहत पर कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही पाकिस्तान इन जैसी चीज़ों को इतना बॉदर करता है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से इंडिया के इस इकदाम को कंडेम किया गया है और कहा गया कि ये इंडिया का इलीगल इकदाम है कि इंडिया ने 65 सालों से भी ज़्यादा अरसे में कश्मीर के अंदर अपनी 7 लाख से ज़्यादा फ़ौज कायम की हुई है। अगर वो इंडिया का इतना ही पुरअमन इलाका है तो इंडिया वहाँ से अपनी फ़ौजों को क्यों नहीं निकाल लेता? इंडिया ने क्यों वहाँ पे लोगों को ज़बरदस्ती बंदी बनाया हुआ है और वहाँ के लोगों पे जुल्म कर रहा है? और इंडियन यूट्यूबर्स बढ़ा बढ़ा के ये बता रही हैं कि पाकिस्तान को इससे बहुत प्रेशराइज़ किया जा सकेगा और पाकिस्तान को इस चीज़ का एहसास दिलाया जा सकेगा कि पाकिस्तान का जो गिलगित बल्तिस्तान एक पाकिस्तान ने जो कश्मीर एक्वायर किया हुआ है वो बल्कि इंडिया का ही हिस्सा है। इससे पहली बात तो ये पाकिस्तान को इससे एक घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि इंडिया जो मर्ज़ी करे, क्योंकि पाकिस्तान के अंडर वो एरिया आता है और इंडिया जितनी मर्ज़ी बारी कह ले कि ये हमारा एरिया, हमें वापस दो, किसी के कहने से कभी भी कोई चीज़ वापस नहीं हो जाती। यही बात है कि इंडिया पीछे 70 साल से जोर लगा रहा है कि वो कश्मीर को पाकिस्तान से आज़ाद करा सके, मगर आज तक आज़ाद नहीं करा सका। बल्कि जो उनके पास कश्मीर है उसके अंदर उन लोगों ने इतने दंगे फसाद किए, वहाँ पर लोगों को मारा, खून की नदियाँ बहाई हैं ताकि वहाँ के लोगों को टॉर्चर किया जा सके और उन लोगों की जो आज़ादी की तहरीक है उसको रोका जा सके, मगर आज तक वो इस चीज़ के अंदर नाकाम हो चुके हैं। और पाकिस्तान पूरी दुनिया में इंटरनेशनल फोरम पर भी इस चीज़ को उजागर कर रहा है कि इंडिया के पास जो कश्मीर है वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जा रही है। लॉकडाउन की वजह से वहाँ पर मेडिकल सप्लाईज नहीं आ पा रही, जिसकी वजह से वहाँ के लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की दूसरी डिफेंस अपडेट टर्की की तरफ से। तो दोस्तों, टर्की की तरफ से अभी भी F-35 जो फाइटर जेट है उसके कंपोनेंट्स को बनाया जा रहा है और उनको यूएस को सप्लाई भी किया जा रहा है। हालांकि यूएस की तरफ से साल पहले तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया गया था और कहा गया था कि तुर्की अब F-35 के कोई भी पार्ट्स नहीं बनाएगा और इस फैसिलिटी को किसी और मुल्क में स्टैब्लिश किया जाएगा और वहाँ से F-35 के जो पार्ट्स हैं वो हासिल किए जाएंगे। मगर अभी तुर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री प्रेसिडेंसी है उसके जो हेड हैं इस्माइल देमिर, उनकी तरफ से कहा गया है कि तुर्की अभी भी F-35 के पार्ट्स बना रहा है और उनको डिलीवर भी कर रहा है यूएस को। हालांकि यूएस की तरफ से टर्की का F-35 प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया गया था, मगर अभी भी तुर्की इन सप्लाईज को फराहम कर रहा है। साथ ही साथ ये कहा गया कि टर्की की तरफ से अमेरिका के F-35 फाइटर जेट है इनमें इंटरेस्ट दिखाया गया था और तकरीबन तक 100 के करीब F-35 हासिल करने का इरादा भी किया गया था। मार्च के महीने में भी अमेरिका की तरफ से तुर्की से F-35 के पार्ट्स और कंपोनेंट्स को मंगवाया गया था अपने मुल्क में और इनको इस्तेमाल भी किया गया। साथ ही साथ ये कहा गया कि अभी इनकी फैसिलिटी को इस दूसरे मुल्क में इसलिए इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता क्योंकि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इसकी वजह से मुख्तलिफ ममालिक की जो इंडस्ट्रियाँ बंद हुई हुई हैं। साथ ही साथ ये कहा गया कि टर्की अमेरिका का एक लॉयल पार्टनर है F-35 के अंदर और टर्की की तरफ से F-35 की टेक्नोलॉजी किसी भी मुल्क को नहीं दी जाएगी, बेशक वो रशिया ही क्यों ना हो। और रशिया का S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कभी भी अमेरिका के F-35 फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट नहीं हो सकता। टर्की अमेरिका से 100 से ज़्यादा की तादाद में F-35 जो फाइटर जेट है वो हासिल करना चाहता था, जिसके लिए उसने ऑर्डर भी दे दिया था। साथ ही साथ 2 F-35 टर्की को मिलने भी थे और टर्की के जो पायलट्स हैं उनको अमेरिका के अंदर F-35 की ट्रेनिंग भी मिल रही थी। मगर बाद में जब टर्की ने S-400 रशिया से हासिल करना शुरू किया तो इसको नज़र में रखते हुए ट्रंप की जो इंतज़ामिया थी उनकी तरफ से टर्की को F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया गया।
साथ साथ टर्की की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है इसको भी डिप्लॉय नहीं किया जाएगा टर्की में, क्योंकि अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है और टर्की अभी किसी भी किस्म का कोई भी जानी रिस्क नहीं ले सकता। साथ ही साथ ये कहा गया है कि रशिया की तरफ से टाइम टू टाइम जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो टर्की को प्रोवाइड किया जाएगा। तो फर्स्ट बैच इशू किया गया था टर्की को, उसके अंदर टर्की को तकरीबन तक जो 400 के हार्डवेयर और इक्विपमेंट डिलीवर किए गए थे। साथ ही साथ टर्की F-35 की तरह ही अपना एक TF-X 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है जो कि F-35 के टेक्नोलॉजी बेस्ड के ऊपर ही होगा या हो सकता है उससे थोड़ा ज़्यादा ही एडवांस हो। टर्की इस वजह से F-35 प्रोग्राम के अंदर दिलचस्पी ले रहा था और अमेरिका के साथ कोलैबोरेशन कर रहा था ताकि वो अपना जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसको बना सके। तो दोस्तों आज की डिफेंस अपडेट बोइंग की तरफ से। तो दोस्तों बोइंग की तरफ से अपना जो F-18 सुपर हॉर्नेट का जो ब्लॉक 3 है उसको रोल आउट किया गया है और उसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट भी किया गया है और साथ साथ इसकी फाइनल असेंबली भी की गई है। उन्होंने कहा है कि तकरीबन तक 2 जहाज़ों की टेस्ट फ्लाइट की जाएगी यूएस नेवी के अंदर और यूएस के जो पायलट होंगे वो इनको चेक करेंगे, इनके अंदर जो नए एडवांस फीचर्स को ऐड किया गया है और बाद में ही इन फाइटर जेट्स को यूएस की एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट किया जा सकेगा। ये बात उन्होंने इस वजह से की है कि यूएस जो अपने पुराने F-18 है उनको रिप्लेस करना चाहती है या उनको ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड के ऊपर अपग्रेड करेगी और ब्लॉक 3 जो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की निस्बत काफ़ी जदीद होगा। F-18 दोस्तों आप सबको पता है कि ये एक वॉर टेस्टेड फाइटर जेट है और इसकी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर भी नेक्स्ट जनरेशन जो मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर जो कैपेबिलिटी है उसको ऐड किया गया। साथ ही साथ इस ब्लॉक 3 के अंदर एडवांस कॉकपिट सिस्टम को भी ऐड किया गया, साथ ही एडवांस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ऐड किया गया जो कि इसके जो रडार क्रॉस सेक्शन है उसको कम करता है। साथ ही साथ इसका जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो तकरीबन 10,000 घंटे के करीब है जो इसका लाइफ स्पैन होगा। ये इतनी घंटों तक हवा में अपनी जो खिदमात है उनको सरअंजाम दे सकता होगा। साथ ही साथ पिछले साल स्प्रिंग के महीने में बोइंग की कंपनी से F-35 की पहले प्रोटोटाइप की टेस्ट फ्लाइट की गई थी और ये F-18 जो सुपर हॉर्नेट है ये अमेरिका का सबसे कैपेबल और अफोर्डेबल फाइटर जेट है और यूएस की नेवी का अब तक का जो टैक्टिकल एयरक्राफ्ट है वो भी उनकी इन्वेंट्री के अंदर यही है और इस वक्त यूएस की जो नेवी है उसका बैकबोन ही F-18 सुपर हॉर्नेट है। साथ ही साथ F-18 का जो ब्लॉक 3 है इसके अंदर जो मेजर चेंजेस सुनने में आई हैं वो इसके रडार की आई हैं। इसका जो अंदर कॉकपिट है उसको टोटली चेंज किया गया है और सुनने में ये भी आ रहा था कि इसके अंदर जो इंजन है उसको भी इम्प्रूव किया गया ताकि इसकी रेंज और इसका जो स्पीड है उसको बेहतर किया जा सके ताकि जहाज़ की मैन्यूवरेबिलिटी को ज़्यादा बढ़ाया जा सके। ये इकदाम इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि यूएस की नेवी के लिए जो 35 फाइटर जेट है उसको अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है क्योंकि वो एक स्टेल्थ फाइटर है और उसके ऊपर खर्चा भी ज़्यादा आता है। तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए यूएस की नेवी की तरफ से जो F-18 सुपर हॉर्नेट है इनको ज़्यादा एक्वायर किया जा रहा है, उनको अपने बेड़े के अंदर शामिल भी किया जा रहा है। और इस वक्त यूएस की तकरीबन तक 40 जो स्क्वाड्रन है उनके अंदर F-18 सुपर हॉर्नेट को इस्तेमाल किया जाता है और ये सारी यूएस की नेवी के अंडर ही आते हैं। तो दोस्तों आज की चौथी डिफेंस अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। तो दोस्तों अभी इंडियन एयरफोर्स के एक इंटरनल सर्वे आया जिसके अंदर बताया गया कि जो इंडियन एयरफोर्स के एयरमैन है वो अपनी एयरफोर्स को छोड़ रहे हैं। छोड़ने की वजूहात बताई गई हैं कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो उनके लिए ठीक नहीं है और इनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती जो कि बाकी ऑफिसर्स को प्रोवाइड की जाती है या बाकी एयरफोर्स के मेंबर्स को फराम की जाती है। उनकी तरफ से कहा गया कि पिछले 13 से 20 सालों का जब रिकॉर्ड देखा गया तो तकरीबन तक 33% जो एयरमैन थे उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को छोड़ दिया है। बताया है कि इंडियन एयरफोर्स का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है और यहाँ पे लैक ऑफ स्टेबल एनवायरनमेंट है इंडियन एयरफोर्स के मैन के लिए। ये बात उन्होंने इस वजह से कहा है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो एयरमैन की तादाद भी कम होती जा रही है जिससे इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर्स की तादाद कम थी। ये वजह इसलिए बताई जा रही है कि इंडियन एयरफोर्स के जो एयरमैन उनको फैसिलिटियाँ और उनको वो म्यारी ज़िंदगी प्रोवाइड नहीं किया जाता जिसकी वजह से वो अपनी एयरफोर्स को छोड़ रहे हैं। बताया गया है कि हर साल तकरीबन तक 10% के करीब जो इंडियन एयरमैन हैं वो अपनी जो जॉब्स हैं उनको छोड़ रहे हैं और ये बताया कि इस तरह की ज़्यादा कमी होना यकीनन इंडियन एयरफोर्स जो है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको मुतासर करेगा। साथ ही साथ ये कहा गया कि जो प्रोफेशनल एयरफोर्स होती है उसके अंदर इस तरह की जो खामियां होना यकीनन उसकी परफॉर्मेंस को उसके मेयार को ज़रूर गिराती हैं। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स को चाहिए कि वो अपने इन
जो इकदामात हैं उनको बढ़ाए, अपनी मैन पावर को ज़्यादा ट्रेन करे, उनको ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करे, ताकि इस तरह की जो एयरमैन की कमियां उनको बर वक्त पूरा किया जा सके। तो दोस्तों अब तक लेते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें और बेल आइकन ना दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।